आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। आज तेलंगाना के नागरकुर्नूल जिले में श्रीशैलम लिफ्ट बैंक नहर के निर्माणाधीन हिस्से में छत का एक हिस्सा गिरने से कम 7 वर्कर्स के फंसे होने की आशंका है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि काम में लगी कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 7 से 8 वर्कर्स के फंसे होने की आशंका है। अधिकारी ने कहा यह घटना तब हुई जब कुछ कर्मचारी काम के सिलसिले में अंदर गए थे, तभी सुरंग के 12 से 13 किमी अंदर छत गिर गई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस पर दुख व्यक्त किया है। उनके कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि सुरंग में छत गिरने की सूचना मिलते ही सीएम ने अधिकारियों को सतर्क कर दिया। हालांकि बिना संख्या के प्रेस विज्ञप्ति में संकेत दिया गया है कि कुछ लोगों को चोटें आई हैं। सीएम ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अग्निशमन सेवा विभाग, हाइड्रा और सिंचाई अधिकारियों को मौके पर पहुंचने और तुरंत राहत उपाय करने का भी निर्देश दिया है। सीएम के निर्देश पर सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी, सलाहकार आदित्यनाथ दास और अन्य सिंचाई अधिकारी एक विशेष हेलीकॉप्टर से दुर्घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। एसएलबीसी सुरंग परियोजना के छत गिरने की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए बीआरएस नेता और एमएलसी के कविता ने आज राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण से इस घटना पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने काम फिर से शुरू करने के तुरंत बाद हुई दुर्घटना पर चिंता व्यक्त की। कविता ने कहा कि सुरंग की छत का गिरना और उसके बाद श्रमिकों का घायल होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में के चंद्रशेखर राव के कार्यकाल के दौरान ऐसी किसी भी घटना के बिना सुरंग के 10 किलोमीटर हिस्से की खुदाई की गई थी। इसके विपरीत कांग्रेस सरकार ने पतन से केवल 4 दिन पहले ही काम फिर से शुरू किया था, जिससे इस अचानक हुई त्रासदी के पीछे के कारणों और किसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, इस पर सवाल उठ रहे हैं। वही कविता ने एनडीएएस को इस घटना पर प्रतिक्रिया देने और यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय शुरू किए जाए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुरंग के 9 किलोमीटर से अधिक हिस्से को अभी भी खोदने की जरूरत है और आगे की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। हैदराबाद में बर्ड फ्लू के डर को कम करने के लिए चिकन और अंडे के व्यंजन वितरित करने के लिए कई मुफ्त खाद्य मेले लगाए गए, जिससे एवियन मांस खाने की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाई गई। केंद्रों के बाहर खड़ी संख्या में लोग हैदराबाद के विभिन्न स्थानों पर मुफ्त भोजन वितरण कर रहे हैं। हैदराबाद के अलावा इसी तरह के मेले आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में भी आयोजित किए गए। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार भीड़ से मिली अप्रत्याशित व्यापक सकारात्मक प्रतिक्रिया ने आयोजकों को कार्यक्रम स्थल के दरवाजे बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। हैदराबाद के विभिन्न स्थानों पर ताज़ा तैयार मुफ्त भोजन का आनंद लेने के लिए हजारों लोग एकत्रित हुए। पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में एवियन इन्फ्लुएंजा में बढ़ोतरी के कारण मांग घटने के साथ चिकन और अंडे की कीमतों में गिरावट आई है। पोल्ट्री बिल्डर्स कोऑर्डिनेशन एसोसिएशन द्वारा आयोजित मेलों का उद्देश्य पके हुए चिकन, मांस और अंडे की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और गिरते पोल्ट्री उद्योग को पुनर्जीवित करना था। 19 फरवरी को तेलंगाना के सिरसिला में एक व्यक्ति को कथित तौर पर उसकी चाय की दुकान पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव की तस्वीर रखने के लिए निशाना बनाया गया। सिरसिला के बथुकम्मा घाट पर हुई इस घटना के स्थानीय लोगों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने समान रूप से आलोचना की है। बलुत्था श्रीनिवास एक छोटा चाय विक्रेता पिछले 4 वर्षों से घाट पर केटीआर टी स्टॉल चला रहा है। हालांकि जब कलेक्टर ने आज सुबह क्षेत्र का दौरा किया तो उन्होंने कथित तौर पर स्टॉल पर रामाराव की तस्वीर के प्रमुख प्रदर्शन पर नाराजगी जताई और नगर निगम के अधिकारियों से इसके व्यापक लाइसेंस के बारे में पूछताछ की। उनके आदेश पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने तेजी से स्टॉल बंद कर दिया, जिससे श्रीनिवास के पास आजीविका का कोई साधन नहीं रह गया। जब नगर निगम अधिकारियों से चाय की दुकान बंद करने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कथित तौर पर बताने से इनकार कर दिया। इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। कई लोगों ने कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया और महज एक तस्वीर को लेकर कथित तौर पर एक चाय की दुकान बंद करने के फैसले ने आलोचना को हवा दे दी है। हालांकि प्रशासन विपक्ष का समर्थन करने वाले आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और कई लोगों ने कलेक्टर के कार्यों पर सवाल उठाए हैं और पूछा कि क्या यह उच्च अधिकारियों के आदेश पर किया गया था। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री टी हरीश राव और पूर्व डीसीपी राधाकिशन राव से जुड़ी जांच पर रोक हटाने के पुलिस अनुरोध को खारिज कर दिया है। यह मामला एक रियल एस्टेट कारोबारी की अवैध फोन टैपिंग की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था।
यह निर्णय व्यापक कानूनी कार्यवाही के हिस्से के रूप में आया है जो पिछले बीआरएस प्रशासन द्वारा प्रमुख राजनीतिक नेताओं और व्यापारी हस्तियों से जुड़े अनधिकृत निगरानी के आरोप पर सामने आ रहा है। पुलिस ने यह तर्क देते हुए अपनी जांच जारी रखने की अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि मामले में अन्य संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। हालांकि राधाकिशन राव ने भी मामले को खारिज करने और जमानत की मांग करते हुए 2 याचिकाएं दायर की। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने सवाल किया कि जब निचली अदालतों द्वारा पहले ही कुछ संदिग्धों को जमानत दी जा चुकी है तो अंतरिम याचिका क्यों जरूरी है। लोक अभियोजक पल्ली नागेश्वर राव ने तर्क दिया कि चूंकि 3 अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई है इसलिए आगे की जांच की अनुमति दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों द्वारा विस्तृत दलीलें पेश करने पर सहमति के बाद न्यायमूर्ति लक्ष्मण ने आगे की सुनवाई 27 फरवरी तक के लिए टाल दी है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहा सीमा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में अब कर्नाटक के महाराष्ट्र के ड्राइवर की पिटाई का मामला सामने आया है। शुक्रवार रात महाराष्ट्र से कर्नाटक के बेलगांव गई महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक बस चालक के साथ मारपीट की गई। वहां स्थानीय लोगों ने रोककर पूछा कन्नड़ आती है। जब बस चालक जाधव ने मना किया तो उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। बस को भी नुकसान पहुंचाया गया। कोल्हापुर बस डिपो में एसटी बस कर्मचारियों ने बेलगांव कर्नाटक जाने वाली सभी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों को रोक दिया है। पूरे मामले के बाद अब उद्धव ठाकरे की पार्टी में एसटी बस कर्मचारियों के सपोर्ट में उतर आई है। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद काफी पुराना है। बेलगांव में बड़ी संख्या में मराठी जनता रहती है, इसलिए महाराष्ट्र इसे अपनी टेरिटरी मानता है, जबकि कर्नाटक बेलगांव जिले को छोड़ने को तैयार नहीं है। यह क्षेत्र 1956 में जब राज्य का पुनर्गठन किया गया तब कर्नाटक के अधीन आया था। केंद्र सरकार ने इसे सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहरचंद महाजन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बेलगांव शहर में जो हादसा हुआ है, कंडक्टर जो कार्य कर रहा था तभी एक विद्यार्थिनी कन्नड़ में बात करो बोल के उनको तय किया। उसके बाद में कंडक्टर मेरे को कन्नड़ नहीं आता है ऐसा बोलने के बाद आपको कन्नड़ में मराठी बात करना चाहिए बोल के उसके ऊपर दबाव कर दिया गया। उसके साथ जो लड़के थे वो लड़कों ने कंडक्टर के ऊपर हमला किया। उसके बाद में उसको बहुत मारा पीटा। आज कैसे उसको डाइवर्ट किया जा रहा है सर? वो केस को उसको डाइवर्ट कल जिनके ऊपर अन्याय हुआ था उसको परिहार देने के वजह उनके ही ऊपर पोक्सो केस डाल के वो ये जो केस है उसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उसके आगे आपका प्रोटेस्ट कैसे रहेगा? हम जो है जहाँ पर ये हादसा हुआ है उस स्टेशन में जाके हम लोग प्रतिभटना करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और जिन अधिकारियों ने इसका जो ये किया है उनके बारे में हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। उनको डिमांड करेंगे कि सस्पेंड करना है उनको, किस ढंग से, और केस वापस करने के लिए हम लोग आग्रह करेंगे। तो कंडक्टर का कर्नाटक के कोलार में बुखार के इलाज के दौरान इंजेक्शन लगाने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर कोलार ग्रामीण थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने और उसके बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। कोलार में फर्जी डॉक्टरों और फर्जी क्लिनिकों की संख्या में वृद्धि हुई है और लोग स्वास्थ्य विभाग से इस संबंध में उचित कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। कोलार के वकलेरी गांव का गौतम उर्फ नागेंद्र बाबू बुखार से पीड़ित था। शाम को गौतम को इलाज के लिए परिजन उसे गांव के ही सनराइज क्लिनिक ले गए। इलाज के दौरान वहां मौजूद डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद गौतम तड़प कर बेहोश हो गया। जब डॉक्टर ने देखा कि गौतम की दिल की धड़कन धीमी हो रही है तो उन्होंने तुरंत उसे कोलार के अस्पताल रेफर कर दिया। इसके बाद उसे तुरंत कोलार के जालापा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन तब तक गौतम की मौत हो गई थी। मृतक गौतम के परिजनों का आरोप है कि नागेंद्र बाबू की मौत वकलेरी सनराइज क्लिनिक के डॉक्टर के लगाए गए इंजेक्शन के कारण हुई है। आंध्र प्रदेश के विजयनगर में एक बेटे ने अपने पिता की पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद बेटे ने लोगों को बताया कि उसके पिता की मौत बीमारी की वजह से हुई है, लेकिन मामले का खुलासा उस समय हुआ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई।
रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि दिल पर कई बार हमलों की वजह से मौत हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतक सूरी बाबू अपनी पत्नी बंगारू लक्ष्मी के साथ विजयनगर के गजुलारेगा में रहते थे। सूरी बाबू की पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। हालांकि कुछ साल पहले बंगारू लक्ष्मी, जिनका सूरी बाबू से झगड़ा हो गया था, वो अपने बेटे साई और बेटी गौरी के साथ घर छोड़कर चली गई थी। कुछ समय बाद उसका बेटा साई अपनी माँ के घर से अपने पिता सूरी बाबू के पास लौट आया। पिता मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। वही उनका बेटा साई शराब और गांजे का आदी हो गया और जुआ भी खेलने लगा था। जुए और नशे के लिए उसने दोस्तों और परिचितों से पैसे उधार लिए और आखिर में पूरी तरह से कर्ज में डूब गया। कर्ज का दबाव बढ़ने और हाथ में पैसे न होने के कारण उसने अपने पिता से कहा कि वे जिस मकान में रहते हैं उस मकान को बेच दे। हालांकि उसके पिता सूरी बाबू ने उससे घर बेचने से मना कर दिया था। कुडालोर जिले के वृद्धाचलम में आयोजित सेलिब्रिटी पेरेंट्स कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि अगर उन्हें 10,000 करोड़ रुपए भी दिए जाए तो भी वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। वृद्धाचलम में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए एम.के. स्टालिन ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति तमिलनाडु और तमिल को शिकार बनाने की योजना है। भले ही मैं 10,000 करोड़ रुपए दूं, भले ही मुझे 10,000 करोड़ रुपए मिले भी, तो भी मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि हम हिंदी के दुश्मन नहीं हैं और तमिलनाडु कभी भी लोगों को इससे पढ़ने से नहीं रोकता है। तमिल नाम की एक जाति है। तमिलनाडु दिखाया गया कि उनके पास एक चरित्र है। अगर वे हमारी भाषा को नष्ट करना चाहते हैं, अगर वे इस पर हावी होना चाहते हैं, तो हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हम 80 से अधिक वर्षों से भाषा थोपने के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत के लिए 1,488 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने 1,488 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आगे उन्होंने कहा कि तमिल भाषा के लिए 74 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे 8 करोड़ लोग बोलते हैं। टीवीके की पहली वर्षगांठ का कार्यक्रम 26 फरवरी को होने वाला है, जिसमें 2000 से अधिक पदाधिकारियों के भाग लेने की उम्मीद है। एक टीवी रिपोर्ट के अनुसार यह कार्यक्रम ममल्लापुरम के एक निजी होटल में होने वाला है। कार्यक्रम स्थल पर केवल वैध पास वाले लोग ही प्रवेश कर पाएंगे। टीवी के महासचिव एन आनंद ने व्यवसायों की समीक्षा के लिए होटल परिसर का निरीक्षण किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पदाधिकारियों को नॉनवेज और वेज दोनों तरह के भोजन के विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। उम्मीद है कि टीवी के प्रमुख विजय 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी सदस्यों को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।